मुमताज बेगम को मधुबाला बन के आने में प्रॉब्लम नहीं थी, हामिद अली को अजीत के रूप में आने प्रॉब्लम नहीं थी, मगर और मैं यह भी बताना चाहता हूं, मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा तबका उस समय इस बात को सोच रहा था, और अभी कपिल सिब्बल साहब बोले ये उस चीज के वकील नहीं, इन्हें पता होना चाहिए, पता होगा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड राम मंदिर में 1961 में मुद्दई बना है, 12 साल के बाद, क्योंकि के मोहम्मद ने लिखा है कि एक बहुत बड़ा तबका था जो ये मानता था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मगर अफसोस कि वही लेफ्टिस्टों सेक्युलरिस्टों ने उनको समझाकर इस मुकाम तक लाकर खड़ा कर लिया। अब यहां मैं एक और बात कहना चाहूं, खैर छोड़िए उन सरकारों ने बाद में क्या दिया, मगर उसके बाद सुनिए, इंदिरा जी के जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, तो राजीव जी के जमाने में शाबानो केस आया, तो नरसिम्हा राव के जमाने में 95 का एक्ट आया, तो मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2013 का एक्ट आया, मगर इलाज नहीं निकला। तो इसे एक शेर में कहूंगा कि मरीजे सेकुलर इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। अब मैं सभापति महोदय एक और बात कहना चाहता हूं, शुरू के 20-25 साल में मुस्लिम समाज के बारे में मैं कहना चाहता हूं, आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निगार हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था, आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम, कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। और इस वक्फ बोर्ड के बिल में भी जो बात कही जा रही है, सर मुस्लिम समाज को यह समझाया गया कि तुम्हें बीजेपी वालों को तुमसे बड़ी अदावत है, और कहा गया इनको बड़ी मोहब्बत है। जब यह देश आजाद हुआ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में 1931 की सेंसस में 8% रेट ऑफ लिटरेसी थी और सैयद मुसलमानों में 24% थी, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20% थे। आज कहां चले गए सब? मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये अदावत और मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, मगर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। और मैं सभापति महोदय एक और बात कहना चाहता हूं कि मान्यवर सुधांशु जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, इंडिया अलायंस के लिए किया है। अब मैं एक एक कर कर बता देता हूं। अरे सुनो ना भाई, आप सुनो तो। अरे दिग्विजय सिंह सुनिए, मैं खड़ा हूं ना अपने पैर पर। मान्यवर सुधांशु जी ने कहा इशरत जहां, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहां के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से तो ढेर सारे शायरों का नाम दिया जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। मन सुधांशु इज नॉट यील्डिंग नाउ। सबसे पहले मैं तमिलनाडु का जवाब देना चाहता हूं। यस सभापति महोदय, तमिलनाडु से ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, और मैं सारे सदन से कहना चाहूंगा, डॉक्टर कलाम का नमाज जनाजा और याकूब मेनन का नमाज जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाज जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोगों की फोटो है? दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था, आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वो इस सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं, हाफिज साहब और सुनिए जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैं पूरी बात करूं। सर मैं कहना चाहता हूं, हमारी सोच मुस्लिमों के बारे में और इनकी सोच में क्या अंतर है।
देखिए, जिन लोगों ने मुस्लिम हिस्ट्री नहीं पढ़ी उन्हें मैं बताना चाहता हूं। एक दो सभापति महोदय, मैं थोड़ा उन लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं। ऑनरेबल दिग्विजय सिंह, प्लीज, no, I'll give a chance. I'll give. माननीय सदस्य, ऑनरेबल दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने एक बात कही है, मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे 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 मुसलमान हम लोगों के साथ हैं और वैसे वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ हैं। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है, ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है, और जो माननीय सदस्य ने अभी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनके निंदा करता हूं। समर्थन किया है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, एक सेकंड। ओके, one second, your mic will be on. जी महोदय, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे, बताइए। ऑनरेबल होम मिनिस्टर। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। माननीय, और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे ऐसे मुसलमान थे और वैसे वैसे मुसलमान हम लोगों की तरफ थे। ये पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर थे, गृह मंत्री थे जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाहिर करें। ऑनरेबल होम मिनिस्टर। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, एक मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। सुधांशु त्रिवेदी। संदर्भ में किसी का नाम नहीं लिया। अजीज बर्नी की किताब थी 2611 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, कोई जाके चेक कर ले उसमें कौन कौन कहां कहां था। अब मैं मुसलमानों के बारे में कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मुस्लिम समाज की हिस्ट्री नहीं पता है। मैं बताना चाहता हूं, भारत से जब न्यूमेरिक सिस्टम सबसे पहले गया तो अल जहर थे सबसे पहले, जिन्होंने जाके 1793 में जो सूर्य सिद्धांत था उसका अरबी में ट्रांसलेशन हुआ सिंध हिंद। और हम बता रहे हैं हम किस तरह के मुस्लिम को साथ रखते हैं। डॉक्टर कलाम से बड़ा आलिम इस्लाम में साइंसदान नहीं हुआ, और आरिफ मोहम्मद खान साहब जो बिहार के गवर्नर हैं, उनसे बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान आज सियासी जमात में तो नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मगर मैं बताना चाहता हूं सर, उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी, एक सर 10th सेंचुरी के मुस्लिम राइटर थे जिन्होंने किताब लिखी, उसका नाम था द कंपेंडियस बुक ऑफ बैलेंसिंग एंड कंप्लीशन अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलकुलेशन, जिसको शॉर्ट में अल जब्र कहा गया, और वहां से अलजबरा निकला। और सर उसके बाद अल ख्वारिज्म आया। और सर आज मेरे ख्याल से सदन के बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये जो एल्गोरिथम वर्ड है ये अल ख्वारिज्म से आया हुआ है। एक जमाने में इस्लाम में बैतुल हिकमत था, यानी वो सबसे बड़ा हिकमत का केंद्र था। जब एक से एक लोग होते थे, बहुतों को नहीं पता होगा कि कोलंबस ने जिस नक्शे के थ्रू दुनिया ट्रेवल किया था वो बनाने वाला भी एक मुस्लिम था, अल इदरीसी। मगर सर एल्गोरिथम आज ऐसा बदला कि एआई के एज में दलगत भावना से ऊपर उठकर औरंगजेब के साथ खड़े हो गए। सर ये एल्गोरिथम किसने बदल दिया, ये मैं बताना चाहता हूं। इस पे थोड़ा सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं मुस्लिम पॉलिटिक्स की सोच क्या थी, हमने किन मुसलमानों का साथ दिया है, मैं बताना चाहता हूं सर।